एक ऐसा इंसान जिसने लकड़ी के गोदाम में प्यून की जॉब की और पूरी फैमिली के साथ वो उसी गोदाम में रहा करता था, उस इंसान ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी सालाना सेल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है और 70% मार्केट शेयर उस कंपनी ने हासिल कर लिया। मैं बात कर रही हूं फेविकॉल यानी कि पिडिलाइट कंपनी की, और ये एस्टेब्लिश हुई 1959 में। आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चाहे हमें पेपर चिपकाना हो, चाहे हमें वुड की कुछ भी चीज चिपकानी हो या फिर फर्नीचर चिपकाना हो, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है फेविकॉल का। इस कंपनी का नाम है पिडिलाइट, जो कि स्टैब्लिश हुई 1959 में और इनके फाउंडर का नाम है बलवंत कल्याण जी पारेख। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बलवंत पारेख जी के दिमाग में ये आइडिया आया कैसे। तो बलवंत राय जी लकड़ी के गोदाम में जहां पर फर्नीचर बना करता था, वहां पर वो प्यून की जॉब करते थे। अब जहां फर्नीचर का काम हो रहा है वहां गम का तो यूज होता ही होगा, तो उनके टाइम पर जो गम बनता था वो कैसे बनता था? एनिमल की चमड़ी से गम बनाया जाता था, उसको उबाल कर उसके बाद उसको ठंडा करके उससे गम बनाया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा स्मेल भी आती थी और काफी गंदगी भी होती थी। अब जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी तो उन्होंने सोचा कि इस चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उन्होंने अपने लेवल पर रिसर्च करना चालू कर दिया। अब इन्होंने काफी रिसर्च करी, उसके बाद इनको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसका नाम था सिंथेटिक रेजिन, और उससे वो डायरेक्टली उस ग्लू को अप्लाई कर सकते थे, जिसमें कोई भी लागत नहीं लगती थी कि उसको गर्म किया जाए, उसके बाद उसके ठंडा होने का वेट किया जाए, उसके बाद हम उस ग्लू को यूज कर सके। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंथेटिक रेजिन की वजह से जो इनका मटेरियल था वो डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता था। अब जब कारीगरों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया और जब उन्होंने वुडन पर लगाया, फर्नीचर पर लगाया, तो उन्होंने देखा कि डायरेक्टली अप्लाई भी हो जाता है, जिसमें से स्मेल भी नहीं आती और ये काफी ज्यादा मजबूत भी है। अब जब बलवंत राय जी ने ये सोचा कि जब मुझे सॉल्यूशन पता चल गया है और मैंने प्रोडक्ट बना लिया है तो क्यों ना अब कंपनी ओपन की जाए, तो इन्होंने एक छोटी सी जगह में कंपनी चालू की 1959 में, जिसका नाम रखा पारेख डाइकेम, और उसके बाद उस नाम को चेंज करके पारेख डाइकेम लाइट रखा और उसके बाद उसको भी चेंज करके पिडिलाइट नाम रखा। अब प्रोडक्ट तो बन गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है। और पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था कि प्रोडक्शन बनाया, होलसेलर के पास गया, होलसेलर से किसके पास गया? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से आता था कस्टमर के पास, और ऐसे करके जो इनकी लंबी चेन बना करती थी उसमें काफी पैसा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल पूरी चेन में काफी मार्जिन लगेगा। लेकिन ये हो गया B2C का कॉन्सेप्ट और ये काफी ज्यादा पहले के टाइम पर चला करता था। अब इन्होंने सोचा कि हमें इतना पैसा लगाना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट ये प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास पहुंचाना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इन्होंने एक चीज सोची कि अगर कोई भी कस्टमर सोफा लेने जाता है तो उसे पता नहीं होता कि फेविकॉल कौन सा यूज किया जा रहा है, कहां पर लगाया जा रहा है। अगर वो खुद से सोफा बनवा रहा है तो उसमें उसको जरूरत पड़ती है किसकी? फेविकॉल की, और वो कारपेंटर बताता है कि कौन सा फेविकॉल आपको लेना चाहिए। तो यहां पर हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? कारपेंटर्स पर। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें समझ आ गया कि हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं वो कारपेंटर्स हैं, बाकी बाद में हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को बोतल में फिल किया, बोतल में पैक करने के बाद ये डायरेक्ट कारपेंटर के पास गए और वहां पर सेल करने लगे और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने लगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केटिंग फेज 1। अब इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अब जो इनका मेन फोकस था वो था मार्केटिंग पर। तो इन्होंने बनाया FCC यानी कि फेविकॉल चैंपियन क्लब, जिसमें काफी कारपेंटर्स आया करते थे और उनको ये लकड़ी दिया करते थे, डिजाइन बनाने को बोलते थे, फेविकॉल दिया करते थे कि ऐसे ऐसे यूज करो या ये डिजाइन क्रिएट करो। तो ऐसे उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होती थी और उनकी मार्केटिंग भी होती थी। तो अब आप पूछोगे कि इस गैदरिंग का फायदा फेविकॉल को कैसे हुआ? तो अब मैं आपको बताती हूँ। जब भी ये गैदरिंग होती है, जब भी इतने सारे कारपेंटर्स क्लब में आते थे तो वो मार्केट का इंसाइट देते थे कि आखिरकार मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है और फेविकॉल जो उनका प्रोडक्ट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस तरीके से वो मार्केटिंग तो कर ही रहे थे, साथ ही में जब भी ये गैदरिंग होती थी तो वो मार्केट के इंसाइट भी लेते थे। यानी कि जो भी कारपेंटर्स आ रहे हैं उन कारपेंटर्स से वो पूछा करते थे कि आखिरकार मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है। तो वो बताते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट में। जैसे कि मान लो अगर किसी ने कह दिया कि आपका प्रोडक्ट अगर हम फर्नीचर पर लगाते हैं चिपकाने के लिए तो वहां पर वो अगर पानी में जाता है तो वो जल्दी खराब होता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या प्रोडक्ट निकाला?
फेविकॉल मरीन। अब किसी ने बोला कि हीट में जाने से आपका प्रोडक्ट खराब होता है, तो उन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिया फेविकॉल हीटेक्स। अब इन्होंने कहा कि आपका फेविकॉल बहुत टाइम लेता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, तो इन्होंने निकाल दिया फेविकॉल स्पीडेक्स। यानी कि इन्हीं गैदरिंग से वो फीडबैक लिया करते थे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, उन्हीं से टेस्ट करवाया करते थे। तो ऐसे करके वो नए प्रोडक्ट्स निकालते गए, उन्हें पता चलता गया फीडबैक से कि आखिरकार उनका प्रोडक्ट चल कैसा रहा है और मार्केट में क्या हो रहा है, इसका भी पता चलता था। अब प्रोडक्ट डन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डन हो गया, मार्केटिंग डन हो गई। अब बात आती है एक्सपेंशन की। अब जो फेविकॉल इनका चल रहा था वो बेसिकली ज्यादातर फर्नीचर के लिए इनका फेविकॉल यूज हो रहा था। अब इनके दिमाग में आया कि हम अलग सेक्टर में ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारा फेविकॉल का और नाम हो, या फिर कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब इन्होंने क्या सोचा कि जो पहले से ही ब्रांड है उन्हीं पर ध्यान देते हैं और उन्हीं को खरीदते हैं। तो सबसे पहला एम सील, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का ब्रांड था, अब इन्होंने इस ब्रांड को ही खरीद लिया। और जो टाइल्स और मार्बल्स के लिए रॉफ आता था, उन्होंने उसको भी ले लिया, उस ब्रांड को भी खरीद लिया। और स्टील्स के लिए उन्होंने स्टील ग्रिप ले लिया। तो ऐसे करके उन्होंने काफी ब्रांड्स खरीद लिए। तो करीब 20 डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, जिसमें से उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कम थे और बाकी के खरीदे हुए ज्यादा थे। अब एक और चीज जो कि मुझे यहाँ पर नजर आई वो ये थी कि इन्होंने कंपटीशन को ग्रो होने ही नहीं दिया। जो कंपनीज कंपटीशन में आने वाली थी, जो कंपनीज फेविकॉल या गम जैसी चीज बनाने वाली थी, वो उन्होंने बनाई नहीं और वो कंपनी ही खरीद ली। तो यहाँ पर उन्होंने कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब यहाँ इससे एक और चीज ये समझ आती है कि आपके डोमेन में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे धीरे धीरे करके लॉन्च कर दो, ताकि आपके कस्टमर को कहीं और जाना ही ना पड़े और वो आपसे ही वो सारे प्रोडक्ट्स ले सके। अब इन्होंने देखा कि B2C मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। जो यहाँ पर कारपेंटर्स को हम देते हैं माल, वो 5 kg या फिर 1 kg ऐसे करके हम उन्हें प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन हम कोई 5 रुपए का या 10 रुपए का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो जब उनके दिमाग में 5 या 10 रुपए वाली चीज आई तो उन्होंने बना दी फेविक्विक और फेविस्टिक, जो कि स्कूल प्रोजेक्ट में काम आया करते थे, जो कि बच्चों के लिए काम आया करते थे। अब इन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को OTC बना दिया, यानी कि ओवर द काउंटर। अब आपको हमारा प्रोडक्ट कहीं भी मिल जाएगा। अब जब इन्होंने पैकेजिंग चेंज की अपनी, 10 से 5 रुपए वाले प्रोडक्ट भी बनाने लग गए, तो उनको कस्टमर्स वो वाले भी मिलने लग गए। तो ऐसे करके उन्होंने उन कस्टमर्स पर भी अपना हक जमा लिया। अब यहाँ मार्केटिंग फेज 2 की बात करें तो इन्होंने कॉमर्शियल में भी अपना कदम रख लिया था और इन्होंने इस तरीके के एड्स बनाए थे कि अगर आप आज भी देखोगे फेविकॉल के जो पुराने एड्स हुआ करते थे, लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे उन एड्स में भी। और उनके एड्स में कोई भी सेलिब्रिटीज नहीं हुआ करते थे। उनके एड्स में नॉर्मल जो उनके खुद के कारपेंटर्स गैदरिंग में आते थे, उन्हीं कारपेंटर्स को वो लेके एड बनाया करते थे। और उस टाइम पर उन्होंने फेविकॉल का जो लोगो क्रिएट किया था, तो लोग उस तरीके से बुलाने लग गए थे कि वो हमें गम चाहिए जिस पर हाथी छपे हैं। तो ऐसे करके उनका लोगो भी धीरे धीरे करके फेमस हो गया। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें उनकी काफी स्ट्रेटेजीज थी। तो ये स्ट्रेटेजीज भी आपको पता चली। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।